हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक पोएम को रीड करने वाले हैं। ये पोएम है क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो इस बुक में एक पोएम है अमांडा, ठीक है। तो इस पोएम को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं सारे टॉपिक्स को इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो पहले तो हम इस पोएम की समरी को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर इस पोएम के जितने भी स्टेंजर्स आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है, वर्ड मीनिंग के साथ। वो भी इसके डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स है उसको भी समझेंगे। और इसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि है इसकी पोएटिक डिवाइसेस। तो इसके इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो है उसको भी समझा जाएगा, तो उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। और उसके बाद लास्ट में हम इसके थीम को भी समझेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा इसी वीडियो में। वन शॉट की वीडियो है, इस वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इस पोएम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब कवर किए जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, फिर इस पोएम को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, तो पहले तो हम समरी को देखते हैं। देखो, समरी ये है कि इसमें ये जो पोएम है अमांडा, तो ये पोएम लिखी है रॉबर्ट क्लेन ने, ठीक है। एक यंग लड़की के ऊपर लिखी है जिसका नाम है अमांडा, ठीक है। तो एक लड़की होती है जिसका नाम अमांडा होता है, और उसको कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार उसको स्कोल्ड किया जाता है, मतलब डांटा जाता है और इंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब उसको बार बार निर्देश दिए जाते हैं, टोका जाता है, ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर के। और किसके द्वारा? एल्डर के द्वारा, मतलब एल्डर मतलब बड़े लोगों के द्वारा। तो घर में उसके बड़े लोग जो हैं उसको डांटते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के उसको टोकते हैं, ठीक है। तो कौन है ऐसे? उसके फादर है कि मदर है, ये स्पेशली मेंशन नहीं है, बट जहाँ तक लगता है उसकी मदर है। तो मदर ही उसको डांट रही होती है, छोटी छोटी बातों को उसको इंस्ट्रक्ट कर रही होती है। अब देखो उसको क्या बताती है उसकी मदर, उसको किस बात को लेकर के उसको डांट पड़ती है। देखो, तो उसको हमेशा उसको याद दिलाया जाता है उसके बिहेवियर के बारे में, कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे उसको बैठना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से बैठना चाहिए उसको, ठीक है। और होमवर्क उसको टाइम पे करना चाहिए, अपने रूम को बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसको बार बार बताई जाती हैं और बार बार उसको बताया जाता है, डांटा जाता है इन सभी चीज़ों को लेकर के, जिससे अमांडा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और अमांडा को ये सारी बातें सुन करके काफ़ी इरिटेशन महसूस होती है, काफ़ी ज़्यादा उसको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, ठीक है। देखो, यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि अमांडा को दूसरी तरफ उसको फ़ील क्या होता है, उसको ये फ़ील होता है काफ़ी ज़्यादा वो चिड़चिड़ी हो जाती है, उसको काफ़ी ये ऐसा चीज़ लगता है जैसे कि उसको बार-बार उसको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को वो नहीं सुनना चाहती है अमांडा, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि उसको ट्रैप कर दिया गया है ये सारे पाबंदियों से, ठीक है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसकी मदर के द्वारा, कि ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, ठीक है, होमवर्क टाइम पे करो। तो ये सारी छोटी-छोटी बातें उसको बार-बार बताई जाती है, जिससे उसको ऐसा फ़ील होता है कि वो इन रूल्स के अंदर ही ट्रैप हो गई हैं, ठीक है। छोटी-छोटी पाबंदियाँ उसको लगाई जा रही है, उसको बिल्कुल फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है अमांडा को, ठीक है। वो जो चाहे वो नहीं कर पा रही है, तो उसको ऐसा फ़ील होता है कि मैं बिल्कुल इन सभी चीज़ों में बंध गई हूँ, ठीक है। तो फिर वो क्या करती है, इसका क्या वो तरीका निकालती है जिससे अमांडा इन सब चीज़ों से बाहर निकले, ठीक है। देखो, उसकी जो मदर है वो उसको अच्छे के लिए, भले के लिए ही बता रही है, बट अमांडा को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। तो अमांडा क्या करती है इन सब से बचने के लिए? देखो, तो उसको कंटिन्यूस जो उसको डाँट पड़ती है, उसको लगातार उसको डाँट पड़ती है, तो उससे वो बचने के लिए क्या करती है, वो खुद को इमेजिन करने लग जाती है, ठीक है। मतलब अपने अलग ही दुनिया में वो खो जाती है, ठीक है। तो वो कभी कुछ कैरेक्टर्स जो है वो अपने आप को इमेजिन करने लग जाती है, ताकि उसे अपनी मदर की डाँट ना सुनाई दे और उसको काफ़ी शांति महसूस हो, खुशी महसूस हो। तो इसीलिए वो खुद को इमेजिन करने लग जाती है। कभी वो अपने आप को मरमेड समझने लगती है। मरमेड क्या होता है? मरमेड एक जलपरी होती है, ठीक है? आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, जिसकी बॉडी जो होती है वो आधी इंसान की होती है और आधी फिश की होती है, मछली की होती है, ठीक है? तो मरमेड महसूस करती है अपने आप को, वो अपने आप को ऐसा समझती है कि वो मरमेड है और वो स्विमिंग कर रही है, वो कहीं भी जा रही है आज़ादी से, और बिल्कुल काम सी में, यानी कि बिल्कुल शांत समुद्र में वो कहीं भी तैर रही है, ठीक है? तो अपने आप को कभी वो मरमेड इमेजिन करने लग जाती है, तो कभी अपने आप को एक लोनली ऑर्फन इमेजिन करने लग जाती है। ऑर्फन का मतलब होता है जिसके पेरेंट्स नहीं होते, मतलब अनाथ बच्चे। तो मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि उसके आस-पास में कोई उसके पेरेंट्स नहीं है, उसकी मदर नहीं है, ठीक है? और वो जहाँ चाहे वहाँ वो घूम रही है, बिल्कुल शांति में। और लास्ट में वो फिर क्या इमेजिन करती है? वो अपने आप को रेपुंज़ल इमेजिन करने लग जाती है। तो रेपुंज़ल क्या होता है? रेपुंज़ल एक कैरेक्टर है, एक फेयरी टेल है,
तो उस कहानी में प्रिंसेस होती है ये, तो वो एक टावर में कैद होती है, वही कैरेक्टर जो है वो अपने आप को इमेजिन करती है, ठीक है। जैसे रेपेंजल एक टावर में रहती थी, ठीक है, बाकी सबसे अलग, तो वो भी वैसा ही वो टावर में रहना चाहती है। मतलब एक बिल्डिंग होती है टावर, तो वो एक बिल्डिंग में अकेली रहना चाहती है सबसे अलग, ठीक है। तो वो बिल्कुल खुशी खुशी जो है वो रेपेंजल की तरह अकेली टावर में रहना चाहती है, ठीक है। तो वो अपने आप को रेपेंजल इमेजिन करने लग जाती है। ये जो अमांडा की इमेजिनेशन है, ठीक है, जो अमांडा ये सारी चीजें इमेजिनेशन कर रही है, जो ये अपने ख्यालों में खोई रहती है, तो इससे पोएट क्या बताना चाहते हैं? देखो, पोएट जो है वो हाईलाइट करते हैं कि जो बच्चों की जो ये फ्रीडम होती है ना, जो आज़ादी होती है, वो आज़ादी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो बच्चे ये आज़ादी चाहते हैं, उनको शांति चाहिए होता है, उनको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, तो ये सब चीज़ें उनको चाहिए होती है, जो कि ये नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है ये सारी चीज़ें उनको नहीं दे पाते हैं। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चों को बताया जा रहा है, उनको टोका जा रहा है उनके भले के लिए, बट बच्चों को ऐसा फील नहीं होता। बच्चों को ऐसा फील होता है कि उनके पेरेंट्स उनको जानबूझ करके उनको छोटी छोटी बातों को लेकर के डांटते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पोएट कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दो, थोड़ी आज़ादी दो, थोड़ा स्पेस दो, मतलब बच्चों को कुछ टाइम दो, बच्चे खुद ब खुद जो है वो समझ जाएंगे, धीरे धीरे उनको सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी कि क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है, ठीक है। तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं। तो ये पोयम जो है वो ये दिखाता है कि अगर हम बच्चों को ज़्यादा कंट्रोल करेंगे और बच्चों को ज़्यादा डांटेंगे, तो जो बच्चे होते हैं ना, उनको एक सप्रेस महसूस होगा, है ना। सप्रेस मतलब एक दबाव फील करेंगे वो, और वो रियलिटी से क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि अमांडा हो गई, तो अमांडा जो है रियलिटी से, असल ज़िंदगी से वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और अपने आप को वो कभी रेपेंजल इमेजिन करने लग जाती है, तो कभी जो है वो एक ऑर्फन, तो कभी एक मरमेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो इमेजिन करती है, सारे कैरेक्टर्स वो इमेजिन करने लग जाती है, ताकि उसको अंदर ही अंदर उसको खुशी महसूस हो, ठीक है। क्योंकि वो रियलिटी में तो वो खुशी, वो शांति और वो स्पेस महसूस नहीं कर पाएगी, तो वो अपने सपनों में ये सारी चीज़ें फील कर सकती है। तो इस पोएम की ये थी समरी। अब स्टेंजा को समझते हैं, लाइन बाय लाइन पोएम को अच्छे से समझते हैं। चलो देखो, तो ये पहली स्टेंजा है। देखो, इसमें दो तरह के स्टेंजा आएंगे जिसमें कोई ब्रैकेट नहीं होगा। देखो यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब होता है, देखो ये, ठीक है, इस तरीके से। अगर वो ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब है कि उस स्टेंजा में उसकी मदर जो है अमांडा को सुना रही है कुछ, ठीक है। अगर ब्रैकेट है स्टेंजा में तो इसका मतलब है कि अमांडा वो अपने आप को इमेजिन कर रही है, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर्स में। समझ गए? चलो, तो ये जो पहला स्टेंजा है, इसमें उसकी मदर कुछ कह रही है। देखो क्या कह रही है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब इस स्टेंजा में ये कहा जा रहा है, उसकी मदर कह रही है, क्या कह रही है, देखो, कि अपने नाखून मत चबाओ अमांडा, और अपने शोल्डर्स को यानी कंधों को हंच मत करो। यहाँ पर हंच का मतलब क्या होता है, देखो, टू बेंड योर बैक और शोल्डर्स, मतलब अपने कंधों को झुका करके मत बैठो। तो ये कह रही है उसकी मदर। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का यहाँ पर मतलब होता है कि आलसीपन से बैठना, इन अ लेजी वे, मतलब लेजी वे में बैठना, तो उसको स्लाउचिंग कहते हैं, ठीक है। तो इतने आलसीपन में मत बैठो। सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे होकर के बैठो, अपनी पीठ को सीधा करो, सीधा होकर के बैठो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अमांडा को कहती हैं उसकी मदर, ठीक है। कि क्या कहती है कि अपने नाखून मत चबाओ, अच्छे से बैठो, ठीक है। अपने शोल्डर्स को ऐसे हंच मत करो, ऐसे झुका करके मत बैठो, और ऐसे आलसीपन से मत बैठो, ठीक है। अपने कंधों को और शोल्डर को बिल्कुल सीधा रख करके बैठो। तो ये डांट उसको पड़ती है अमांडा को, और अमांडा को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो इस स्टेंजा में ये ब्रैकेट लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस ब्रैकेट का मतलब है कि इस स्टेंजा में अमांडा जो है वो इमेजिन कर रही है अलग अलग कैरेक्टर्स में, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं वो क्या इमेजिन करती है अपने आप को, ठीक है। देखो क्या कहती है, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। तो यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स्ड, मतलब एक शांत, ठीक है। और एमराल्ड क्या होता है, एमराल्ड एक ग्रीन कलर का जेमस्टोन होता है, मतलब एक चमकीला हरा रंग का एक बहुरत्न होता है जो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होता है, ठीक है। और उसी कलर का एक सी है, मतलब समुद्र है, बिल्कुल वैसा ही एक समुद्र है जो काफ़ी चमक रहा है, ग्रीन कलर का समुद्र है, ठीक है। यानी हर एक कलर का समुद्र है, वैसा ही बिल्कुल चमकदार समुद्र लग रहा है, और वो बहुत ही शांत है समुद्र, ठीक है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, यहाँ पर सोल का मतलब होता है अकेली, इनहेबिटेंट का मतलब यहाँ पर होता है निवासी यानी रेजिडेंट। तो वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि यहाँ पर बहुत ही शांत एमराल्ड सी है, ग्रीन कलर का समुद्र है, जहाँ पर मैं अकेली इनहेबिटेंट हूँ, मतलब अकेली निवासी हूँ मैं। यहाँ पर जो मी आ रहा है इसका मतलब है मैं यहाँ पर अकेली रह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे आसपास कोई भी नहीं है, ठीक है।
अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं यहाँ पर मरमेड हूँ, मरमेड का मतलब होता है जल परी, जो यहाँ पर ब्लिसफुली तैर रही हूँ, इधर से उधर जहाँ चाहूँ वहाँ पर मैं तैर रही हूँ। ब्लिसफुली का मतलब यहाँ पर होता है हैप्पीली, यानी खुशी से, ठीक है। तो एक तरफ तो अमांडा की मदर जो है उसको डांटती है छोटी छोटी बातों को लेकर के, और दूसरी तरफ अमांडा फिर क्या करती है, वो इमेजिन करने लग जाती है मरमेड के रूप में, ठीक है। तो एक मरमेड कैरेक्टर में वो इमेजिन करती है, वो खुद को मरमेड समझती है, और वो ऐसा सोचती है कि वो ग्रीन कलर के सी में, समुद्र में, वो जहाँ चाहे वहाँ पे वो स्विमिंग कर रही है, ठीक है। चलो ये था सेकंड स्टेंजा, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। देखो थर्ड स्टेंजा में यहाँ पर जो है फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी मदर ही कुछ कह रही है उसको, ठीक है। देखो क्या कह रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइड योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसकी मदर क्या कह रही है, वो कह रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया अमांडा। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें बता रखा था कि तुम अपना जो शूज़ है यानी जूते हैं उसको क्लीन करोगे, ठीक है, और मुझे लगा तुमने क्लीन कर दिए होंगे, बट तुमने वो नहीं करे, ठीक है। क्या तुमने वो शूज़ यानी अपने जूते क्लीन करे अमांडा। तो यहाँ पर भी देखोगे तो उसकी मदर उसकी छोटी छोटी बातों को लेकर के भी बोल रही है, जैसे कि क्या तुमने होमवर्क किया है, क्या तुमने अपने रूम को साफ़ किया है, क्या तुमने अपने जूते साफ़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको कही जा रही है उसकी मदर के द्वारा। उसकी मदर क्यों कर रही है ऐसा, उसको बस बताना चाहती है कि उसको क्या करना है इस एज में, ठीक है। उसको पूरी जिम्मेदारी लेनी है अपने छोटे छोटे काम को लेकर के, जैसे अपने होमवर्क टाइम पे करना है, अपने रूम को साफ रखना है, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है एज में, ठीक है। अभी से ही वो उसकी मदर सोचती है कि ये सारी चीज़ें उसे सिखानी चाहिए, बट अमांडा को ऐसा फील नहीं होता है। अमांडा सोचती है कि मुझे बेवजह डांटा जा रहा है। अब फिर से वो अमांडा क्या करती है, वो इमेजिन करने लग जाती है, ठीक है। एक सपनों की दुनिया में वो फिर से वो खो जाती है। आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट। अब यहाँ पर जो है अपने आप को वो ऑर्फेन बता रही है। ऑर्फेन का मतलब होता है अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, मतलब ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो अमांडा है उसके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अभी मेरे आसपास में मेरी मदर नहीं है, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं रोमिंग कर रही हूँ, मतलब यहाँ पर इधर उधर टहल रही हूँ। कहाँ पर, स्ट्रीट में, यानी गलियों में, गलियों में इधर से उधर जो है मैं टहल रही हूँ, जा रही हूँ, मेरे आसपास में मेरी मदर नहीं है। तो इस लाइन में ये कहने का मतलब है अमांडा का, ठीक है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट। यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे पैटर्न का मतलब होता है टू मेक डिज़ाइंस और मार्क्स, यानी कोई आकृति बनाना, यानी निशान बनाना। मैं पैटर्न बना रही हूँ, मतलब मैं एक आकृति बना रही हूँ, ठीक है, डिज़ाइन बना रही हूँ सॉफ्ट डस्ट से। यहाँ पर आप पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पर सॉफ्ट मिट्टी में वो क्या कर रही है, वो पैटर्न बना रही है, ठीक है, यानी मुलायम धूल में, सॉफ्ट मिट्टी में वो पैटर्न बना रही है, डिज़ाइन बना रही है। और किससे बना रही है, बेयर फीट से, यानी नंगे पैर से। यहाँ पर जो है वो नंगे पैर से क्यों चल रही है, अपने आप को वो इमेजिन ऐसा क्यों कर रही है कि वो नंगे पैर से चल रही है, ठीक है। वो इसलिए इमेजिन कर रही है क्योंकि उसकी अभी मदर ने पूछा था कि क्या तुमने अपने जूते क्लीन किए हैं, क्या तुमने अपने जूते साफ़ किए हैं। इसीलिए वो अपने आप को इमेजिन करने लग जाती है कि मैं अभी स्ट्रीट में हूँ, गलियों में हूँ, इधर से उधर टहल रही हूँ, मेरे पैरों में कोई भी जूते चप्पल नहीं है, और मैं यहाँ पर मिट्टियों में पैटर्न बना रही हूँ, डिज़ाइन बना रही हूँ अपने नंगे पैरों से, ठीक है, अपने बेयर फीट से। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। अब यहाँ पर जो साइलेंस है वो बहुत गोल्डन है, मतलब सुनहरा है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल शांति है, ठीक है, और फ्रीडम यहाँ पर स्वीट है। फ्रीडम यानी आज़ादी, तो यहाँ पर आज़ादी है, यहाँ पर मैं जहाँ चाहे वहाँ पर मैं जा सकती हूँ। तो अपनी मदर की डांट से बचने के लिए अमांडा खुद को इमेजिन करने लग जाती है, और वो क्या इमेजिन करती है, वो अपने नंगे पैरों से डिज़ाइन बना रही है मिट्टी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। फिर से उसकी मदर उसको टोक रही है, कुछ कह रही है, देखो क्या कह रही है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। देखो यहाँ पर उसकी मदर क्या कह रही है, उसकी मदर ये कह रही है कि ये चॉकलेट मत खाओ अमांडा, ठीक है। क्या तुम्हें याद है तुम्हारे मुंह पे जो दाने पड़ गए थे, जो मुहासे हो गए थे, वो इसी चॉकलेट की वजह से हुए थे, क्या तुम्हें याद है। तो वो उसकी मदर कहती है अमांडा को, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो ये उसकी मदर कहती है क्या तुम मेरी तरफ देखोगे, क्योंकि अमांडा जो है वो इग्नोर करती है अपनी मदर को, ठीक है। जब भी उसकी मदर जो है डांटती है तो वो इग्नोर करने लग जाती है, तो इसलिए वो कहती है क्या तुम मेरी तरफ देखोगे अमांडा, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसको चॉकलेट खाने से मना किया जा रहा है क्योंकि उसके दाने
पड़ जाते हैं, ठीक है। बट अमांडा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अमांडा ये बातों को सुन करके इग्नोर कर रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। देखो अब यहाँ पर जो है फिर से अमांडा, यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्टेंजा में ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि वो अमांडा अपने आप को इमेजिन कर रही है, ठीक है। और वो क्या इमेजिन कर रही है, देखो आई एम रिपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर। तो वो कह रही है कि मैं रिपेंजल हूँ, मतलब एक फेरी टेल की प्रिंसेस हूँ। तो आपने कहीं ना कहीं ये मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, तो एक रिपेंजल होती हैं जो कि एक फेरी टेल की कैरेक्टर होती हैं, प्रिंसेस होती हैं, जो कि इस तरह के टावर में रहती है, ठीक है। और वो अकेले रहती है, ठीक है, क्योंकि उसको कैद कर लिया गया था। और जब भी उससे कोई मिलने आता था तो अपने लंबे जो सुनहरे बाल थे वो नीचे गिरा देती थी। तो इसीलिए वो अपने आप को रिपेंजल जो है वो इमेजिन करती है अमांडा, ठीक है। तो अमांडा जो है अपने आप को रिपेंजल इमेजिन करती है, ठीक है। और क्या कहती है कि मैं भी एक रिपेंजल हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मेरी जो लाइफ है टावर में वो काफ़ी शांत है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, काम। तो मेरी लाइफ यहाँ पर काफ़ी शांत है और ये बहुत ही रेयर है, मतलब ऐसी बिल्डिंग या फिर ऐसा टावर मुझे मिलेगा भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैं अकेली रह रही हूँ और मेरे आसपास में कोई भी नहीं है, जैसे रेपेंजल रहती थी मैं यहाँ पर वैसे अकेली रह रही हूँ। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो क्या कहती है, मैं तो कभी भी अपने ये जो लंबे सुनहरे बाल है, चमकदार बाल हैं, मैं कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी। तो रेपेंजल क्या करती थी, जो कैरेक्टर होती थी, जो प्रिंसेस थी, वो हमेशा लंबे बाल गिराती थी ताकि उससे मिलने कोई आ सके, ठीक है। बट वो मना करती है कि मैं तो अपने बाल कभी भी नहीं गिराऊंगी ताकि मुझसे कोई भी मिलने ना आए, मैं तो अकेली रहूंगी और बिल्कुल मज़े से रहूंगी। नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक वर्ड का मतलब समझो। देखो सल्किंग का मतलब क्या होता है, सल्किंग का मतलब होता है बीइंग साइलेंटली अनहैप्पी और अपसेट, मतलब मुंह फुला करके बैठना या चिड़चिड़ापन दिखाना, तो उसको सल्किंग कहते हैं। तो उसकी मदर कहती है ऐसे मुंह फुला करके मत बैठो अमांडा, तुम हमेशा मूडी रहती हो अमांडा, ठीक है, मतलब तुम्हारा मूड हमेशा ख़राब ही रहता है और हर कोई ऐसा सोचेगा कि मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ। यहाँ पर नेग्ड का मतलब क्या होता है, लगातार डांटना या कंप्लेन करना, ठीक है, टोकना। तो उसकी मदर कहती है कि तुम ऐसे मुंह फुला के बैठोगी, ऐसे ख़राब मूड करके बैठोगी, तो हर किसी को ऐसा फील होगा कि मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ, ठीक है। तो अमांडा की मदर उसको ये कहती है। तो ये थी इस पोएम की लास्ट स्टेंजा। तो आई होप आपको ये पोएम्स अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके पोएटिक डिवाइस को समझते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो इस पोएम में ये है पोएटिक डिवाइसेस, इसको समझते हैं। तो पहली पोएटिक डिवाइस है इसकी राइम स्कीम। राइम स्कीम इसकी कौन सी है, देखो यहाँ पर है राइम स्कीम ए ए बी ए सी सी सी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हर लाइन्स के लास्ट वर्ड्स में आपको साउंड मैच देखना है कि साउंड मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो राइम कर रहे हैं तो उसके ऐसे लेटर्स देने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर अमांडा है, तो यहाँ पर हम एक अल्फ़ाबेट लेटर दे देते हैं। स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट लेटर कौन सा होगा, वो होगा ए, ठीक है, तो इसको हम ए दे देते हैं। अब यहाँ पर भी देखोगे दूसरी लाइन लास्ट वर्ड जो है वो भी अमांडा है, तो देखो ये अमांडा जो फर्स्ट वाला है वो भी अमांडा है, ठीक है। तो दोनों साउंड मैच हो रहे हैं, तो इसका भी जो लेटर होगा वो ए होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साउंड जो है मैच कर रहे हैं। चलो अब तीसरी जो लाइन है उसमें आप देखोगे थर्ड लाइन में यहाँ पर स्ट्रेट आ रहा है, तो स्ट्रेट जो है वो दोनों में से किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, इसकी राइम नहीं हो रही है। तो इसका जो अल्फाबेट लेटर है उसको अलग से हमें उसका नाम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए था, ए के बाद क्या था बी, तो यहाँ पर बी दे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अब जो फोर्थ लाइन है यहाँ पर आप देखोगे फोर्थ जो लास्ट वर्ड है वो है अमांडा। तो यहाँ पर अमांडा जो है वो किससे मैच हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये अमांडा यहाँ पर भी था और सेकेंड लाइन में भी अमांडा था, तो इससे इसके साउंड मैच हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी अमांडा है, यहाँ पर भी अमांडा है और यहाँ पर भी अमांडा है, ठीक है। तो ये साउंड भी मैच हो रहा है, वर्ड्स भी पूरा सेम है। तो इसमें हमने कौन सा लेटर दिया था, ए दिया था, तो इसको भी ए दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो अमांडा है फोर्थ लाइन में फोर्थ जो वर्ड है लास्ट का वो दोनों लाइन के जो लास्ट वर्ड है उसके साउंड से पूरी तरीके से मैच भी हो रहा है और वर्ड्स भी बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, सी, ठीक है, सी में कौन सा साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है। अब यहाँ पर भी देखोगे मी में कौन सा साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है और ब्लिसफुली यहाँ पर भी ई का साउंड आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये साउंड जो है वो किसी से भी मैच नहीं हो रहे ऊपर वाले से, तो जब भी अलग साउंड उस किसी भी वर्ड का अलग साउंड आए तो उसको नया अल्फाबेट लेटर देना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। तो ए हमने दिया था, फिर बी दिया था, बी के बाद क्या आता है सी, तो सी दे दो। अब क्योंकि ये जो लास्ट के जो दो वर्ड्स है वो ऊपर वाले से सी से बिल्कुल मैच हो रहे हैं, सी मी ब्लिसफुली, सी मी ब्लिसफुली, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो
ई के साउंड में पूरी तरीके से राइम कर रहे हैं, तो इसलिए इन तीनों में सी लेटर देना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा। तो आप देख सकते हो ये तीनों वर्ड्स के जो साउंड है बिल्कुल मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने सी लेटर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर अमांडा और इधर भी अमांडा। ठीक है, तो ये जो है ये मैच हो रहा है, इसलिए हमने इनको ए लेटर दिया है। ठीक है, और जो स्ट्रेट है वो किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, तो इसको हमने बी लेटर दिया है। तो ए के बाद बी। ठीक है, तो राइम स्कीम में होता क्या है कि जो वर्ड्स मैच हो रहे हैं उसको वही सेम लेटर देना पड़ेगा, जो मैच नहीं हो रहे हैं उसको डिफरेंट लेटर जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, ये था राइम स्कीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ। देखो सेकंड है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। ये वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। अब कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? देखो कॉन्सोनेंट में अगर आप देखोगे ए से लेकर के जेड तक, तो इसमें 5 वोवल होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवल होते हैं। ठीक है, इन पांचों वोवल को छोड़ करके जो भी लेटर बचते हैं ए से लेकर जेड तक, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है और वो बिगिनिंग में होना चाहिए, ठीक है, वर्ड्स के बिगिनिंग में, तो वो अगर वर्ड्स के बिगिनिंग में वो साउंड रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो वो एलिट्रेशन कहा जाएगा उसको। ठीक है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एस जो है वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी देख सकते हो स्ट्रेट में एस। तो इस लाइन में एस वर्ड जो है वो कई बार रिपीट हो रहा है, तो वो एलिट्रेशन इसको कहा जाएगा। तो इसमें एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। द एस साउंड इज रिपीटेड इन स्टॉप, स्लाउचिंग, सीट एंड स्ट्रेट। तो इन सब वर्ड्स में एस साउंड जो है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये एलिट्रेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एस साउंड रिपीट हुआ है, जैसे यहाँ पर है स्टॉप में एस, सल्किंग में देख सकते हो यहाँ पर भी है एस। ठीक है, तो ये भी रिपीट हुआ है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है। ये था एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ। बात करते हैं रिपीटेशन की। रिपीटेशन क्या होता है? देखो ये भी एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें सेम वर्ड्स, जो एलिट्रेशन था ना उसमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड था। ठीक है, बट इसमें सेम वर्ड्स है। ठीक है, या फिर फ्रेज, अगर वो रिपीट हो पोएम में तो वो रिपीटेशन कहलाता है। तो इस पोएम के स्टेंजा में देखोगे कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि रिपीट हुआ है। देखो यहाँ पर है अमांडा, अमांडा और अमांडा। तो यहाँ पर जो है अमांडा वर्ड कई बार रिपीट हुआ है, तो ये है रिपीटेशन। ठीक है, तो इसमें पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है रिपीटेशन। द पोएट रिपीट्स द सेम अमांडा टू हाईलाइट्स हाउ फ्रीक्वेंटली सी इज बीइंग करेक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड बाय द एडल्ट स्पीकर। तो यहाँ पर पोएट ने कई बार अमांडा वर्ड जो है वो रिपीट किया है, उसको बार बार मैंने बताया था, जैसे कि उसको डांटा जाता था। ठीक है, उसको हमेशा करेक्ट किया जाता था बार बार। ठीक है, तो इसलिए अमांडा वर्ड काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसमें रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस को देखते हैं। अब ये है एनाफोरा पोएटिक डिवाइस। इसका मतलब क्या होता है? देखो द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज। कोई भी 2 लाइन्स या 3 लाइन्स आएंगी, उसमें जो बिगनिंग में जो वर्ड रिपीट होगा, ठीक है, उसको एनाफोरा कहते हैं। तो इस पोएम की 2 लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बिगनिंग में देखो यहाँ पर भी डोंट है, यहाँ पर भी डोंट है, तो इस लाइन में एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस को देखते हैं। तो ये है पोएटिक डिवाइस मेटाफर। मेटाफर का मीनिंग क्या होता है? देखो अ मेटाफर इज अ पोएटिक डिवाइस दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एस। तो ये भी पोएटिक डिवाइस है जिसमें 2 विपरीत चीज़ें जो है वो कंपेयर किया जाता है, और इसमें लाइक और एस का यूज़ नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, इसमें लाइक और एस का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस पोएटिक डिवाइस में 2 अपोजिट चीज़ें कंपेयर किया जाता है। देखो एमराल्ड सी, ठीक है, तो इसमें एमराल्ड सी है। एमराल्ड का मतलब मैंने बताया था आपको, एक ग्रीन कलर का एक बहुमूल्य रत्न होता है, तो ये देख सकते हो। और यहाँ पर सी जो है, यहाँ पर समुद्र, तो ये भी ग्रीन कलर का यहाँ पर है, बिल्कुल उसी से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जेमस्टोन से इस सी को कंपेयर किया गया है। ठीक है, दूसरे यहाँ पर अमांडा जो एक लड़की है, और उसको मरमेड से कंपेयर किया गया है, जो कि एक जलपरी होती है। ठीक है, चलो, तो ये है मेटाफर। ये है पोएटिक डिवाइस एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब क्या होता है? देखो एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स टू क्रिएट अ म्यूजिकल और रिदमिक इफेक्ट इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। तो इस पोएटिक डिवाइस में वोवल साउंड वो रिपीट होता है। ठीक है, जैसे कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है ना, यहाँ पर वोवल साउंड रिपीट होता है। ठीक है, तो ये लाइन है 2, डोंट हंच योर शोल्डर्स
आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। अब यहाँ पर आपको वोवल देखना है, वो कौन सा वोवल है जो बार बार रिपीट हुआ है। देखो यहाँ पर आप वोवल देखोगे तो यहाँ पर ओ है, ठीक है, यहाँ पर भी ओ है और यहाँ पर भी ओ है। तो यहाँ पर ओ कई बार रिपीट हुआ है, ये वोवल है। तो दूसरी लाइन में भी देखोगे तो यहाँ पर भी ओ रिपीट हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और ये कहीं भी हो सकता है, बीच में भी या फिर बिगिनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर वोवल साउंड रिपीट हुआ है। द एसोनेंस इन दिस लाइन इज़ द रिपीटेशन ऑफ द वोवल साउंड ओ। तो इस लाइन में जो ये दो लाइन्स हैं इनमें वोवल साउंड ओ रिपीट हुआ है, तो इसमें एसोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसके सेंट्रल थीम को, ठीक है। तो इस पोएम के जो थीम है उसको समझते हैं। देखो, द पोएम अमांडा बाय रॉबिन क्लीन एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आ चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग। तो ये जो पोएम है अमांडा, जिसको लिखा है रॉबिन क्लीन ने, ठीक है। तो रॉबिन क्लीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं बच्चों के अपब्रिंगिंग को लेकर के, ठीक है, कि बच्चों की अपब्रिंगिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर बच्चों का पालन पोषण अच्छे से होगा तो बच्चे अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस पोएम में ये बताया गया है कि बच्चों का पालन पोषण करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि उसको सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन सिखाया जाए, उसको ऐसा बनाया जाए कि उसको समाज के लिए एक्सेप्टेबल बनाया जाए। तो इस पोएम में ये बताया गया है कि बच्चों का पालन पोषण करने का मतलब ये नहीं होता कि उसे सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन ही सिखाया जाए, उसको बस रूल्स के अंदर बांध दिया जाए। तो इस पोएम में ये थीम है कि इसमें ट्रू अपब्रिंगिंग को लेकर के बात की गई है, ठीक है, यानी एक सही तरीके से पालन पोषण करना बच्चों का, उसके बारे में बात की गई है। और वो सही तरीका क्या है, वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चे और पेरेंट्स में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपसी समझ होनी चाहिए पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, ठीक है। अ चाइल्ड कैन नॉट बी फोर्स्ड इनटू बिकमिंग वेल मैनर्ड और रिस्पॉन्सिबल थ्रू कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस अलोन। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं उनको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि उसको वेल मैनर्ड बनाना है, ठीक है, मतलब एक सभ्य बनाने के लिए उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहिए। उसको ये नहीं बताना चाहिए बार बार कि ऐसे बैठो, ऐसा काम करो, वैसा करो, ठीक है। उसको हर बात पे टोकना नहीं चाहिए, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, उसको प्यार से समझाना चाहिए, ठीक है। तो उसको लगातार जो है इंस्ट्रक्ट नहीं देना चाहिए, उसके बजाय क्या करना चाहिए, देखो, लव, पेशेंस, जेन्युइन केयर। तो उसको प्यार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए पेरेंट्स को, और बिल्कुल उसको जेन्युइन केयर उसकी करनी चाहिए, क्योंकि जेन्युइन केयर यानी जो असली जो परवाह होती है बच्चों की, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के कैरेक्टर को बनाने में और ओवरऑल ग्रोथ में। तो ये था इस पोएम का सेंट्रल थीम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको इस पोएम में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आने वाली वीडियो में और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स में वीडियो लाऊंगा और इस पोएम की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वो सारी वीडियोज़ बहुत जल्दी आएंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।